माय नेम इज़ आतिफ और मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स एज वेल एज जीएस एंड इन जीएस ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। So I will deal two subject geography and economics apart from geography and economics and current affairs। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना। सभी नए बैच के हैं, ठीक है। तो सभी ने अभी अपना सिलेबस देखा, क्योंकि हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन करने चल रहे हैं हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता तो पढ़ने के लिए जो हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमको पढ़ना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मतलब लास्ट के 1 ईयर। 1 ईयर के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो बहुत पुराने आ जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपका छूटेगा, फिर वो सबका छूटेगा। उससे फिर फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप सन 2026 में पेपर देने जा रहे हो और आपसे पूछा सन 2023 का कोई क्वेश्चन, तो वो एक दो अगर आ गया तो वो सबका छूट जाएगा। उसके लिए हम अब सन 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्या आयोग ऐसे क्वेश्चन बना देता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाते तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं, इससे आपको परेशान नहीं होना। हमारा जो फोकस होगा, हम जो पढ़ेंगे आने आने वाली क्लासेस में, हमारा फोकस होगा कि हम लास्ट के 1 ईयर को ही कवर करेंगे। अगर हम 26 में जा रहे हैं पेपर देने तो हम 25 के जो पोर्शन होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम 25 के जो मैटर हो सिर्फ उसी को पढ़ के जाएंगे, उसी का करंट अफेयर्स तैयार करके जाएंगे, ठीक है। 23 का 22 का अगर आ जाता है तो वो आपका नहीं, वो सबका छूट जाएगा। तो उससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर मेरिट। इससे आपका सिलेक्शन पे और आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सभी जो बच्चे सभी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन जो सभी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा वो सब करके आ रहे हैं और आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप तो बाहर हो जाएंगे फाइट से, है ना। तो जो कॉमन चीज़ है, मतलब आयोग भी कहता है कि हमको करंट अफेयर्स, नाम इसका करंट अफेयर्स, मतलब करंट का मतलब होता है कंटेम्प्रोरी, मतलब जो आपके समकालीन चल रहा हो, कंटेम्प्रोरी होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का नाम ही होता है कि हमको जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। तो हम बहुत पुरानी चीज़ों को नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल की करेंगे, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा हमारा जो सोर्स होगा, हम सोर्स कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं जिससे आपको पता रहे। आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी इससे अलग से भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा सोर्स क्या होगा, सोर्स हमारा एकदम क्लियर है। मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, कोई एक जगह पे आपको सारे सोर्सेज नहीं मिलते। पहला सोर्स होता है न्यूज़पेपर। क्या होता है? न्यूज़पेपर। वी हैव टू कवर न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वोकैब वगैरह आपके तैयार होते हैं न्यूज़पेपर से, है ना। इसके अलावा जो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बढ़िया, लेकिन इससे नोट्स नहीं बनाए जाते। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने लगेंगे तो न्यूज़पेपर में कंटेंट जो होता है वो बड़ा डिस्क्रीटेड फॉर्म में होता है ना। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंगे तो फिर आपको बड़ा टाइम जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, मतलब नॉलेज आपको मिलेगी, लेकिन आप इससे कभी नोट्स बनाने मत बैठिएगा, नहीं तो फिर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और बनाया भी नहीं जाता। दूसरा होता है आपका मैगजीन। मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैगजीन तो बहुत सारी है मार्केट में, कौन सी मैगजीन हम पढ़ें मैटर ये करता है ना। तो बहुत सारी मार्केट में है, आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए, करंट अफेयर्स बदलता नहीं है। अगर मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो चाहे वो जिस भी मैगजीन में तो यही लिखेंगे ना, मोदी जी विजिटेड अमेरिका, वो तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि मोदी जी जापान के रास्ते अमेरिका गए, है ना। तो ऐसा नहीं, तो करंट अफेयर्स सेम है, कुछ बदलता नहीं है, ठीक है। मैगजीन बहुत सारी है, मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो हिंदी में आती है। मैटर ये है, क्रॉनिकल्स एक आती है, बड़ी पतली सी आती है क्रॉनिकल्स की, वो हिंदी में आती है लेकिन इंग्लिश में नहीं आती। मैटर ये है। तो अगर आपको हिंदी ठीक ठाक समझ में आती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। वो पतली सी है और बहुत कॉन्साइज है, आप आराम से उसको ये मतलब 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 30-35 पेज ही होते हैं। अगर एक दिन में आप एक भी पेज पढ़ रहे हैं तो आपकी महीने में ख़त्म हो जाएगी। और उसको नोट नहीं बनाना, उसको आप हाईलाइट करते हुए चल जाइए आगे, ठीक है। और तीसरा सोर्स होता है हमारा PIB, प्रेस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथेंटिक वेबसाइट, PIB। ये PIB बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम लोग की ये जो स्लाइड है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PIB के हैं भी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी सर से मेरी बात हुई थी, सर ने कहा था कि ये आपकी ये वीकली क्लासेस चलेगी, तो हम लोग जैसे संडे को पढ़ रहे हैं तो लास्ट के एक संडे में जितना हम लोग का हफ्ते भर का करंट अफेयर्स होगा वो हम लोग संडे को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फ्रेमवर्क है पढ़ने का, ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी की जाती है तो उसका फ्रेमवर्क होना और उस चीज़ के बारे में पता होना ये बहुत ज़रूरी होता है।
नहीं तो हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कि तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि कंटेंट अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा है, हमको उतने ही नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो मेरा सोर्स ये है, मैं इतनी जगहों से और कई मल्टीपल सोर्सेस से, ऑनलाइन सोर्सेस से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करना है, बस आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में बन जाएंगी। और अगर इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपका नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए किसी का नहीं बन रहा है। ठीक है, वो बहुत पुराना है, वो उतना मैटर नहीं करता। हमको क्या करना है, हमको ऐसी चीज़ें करनी है जो सब सही कर रहे हैं, हमारा भी सही हो, गलत ना हो। ठीक है, तो हम 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक। दूसरी चीज़, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में ही लेके आऊँगा, मतलब थ्योरी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि थ्योरी भी बड़ा बोरिंग हो जाता है और फिर आप यहाँ भी मज़ा भी नहीं आएगा, और हम लोग इतना देर तक 1 1.5 घंटा 2 घंटा अगर हमको पढ़ना है तो वो क्लास फिर चल नहीं पाएगी, फिर वो बोरिंग हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में लेके आएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस को जब डिकोड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से हम लोग कवर करते चलेंगे, आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। ठीक है, मन करे आपका लिख लीजिएगा, बाकी ये आपको पीडीएफ चैनल पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे जो कोचिंग का चैनल होगा वहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं लिखूँगा उस चीज़ को आप क्या करेंगे, करते रहेंगे। बीच बीच में जो जीएस के जो टॉपिक्स रहेंगे या जीएस का जो टर्म रहेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ने का स्ट्रक्चर जो आने वाली क्लासेस में होगा, सेम ऐसे ही हम लोग जीएस में भी पढ़ेंगे जब आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, समझ में आई चीज़ें? स्टार्ट किया जाए फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस। देखिए, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी? टैक्स, but there is two term, tax and duty. There is a difference between the tax and duty. What is the difference between tax and duty? What is the difference between the term tax and duty? Anybody? कुछ भी पता? देखिए, एक चीज बहुत अच्छे चल रही, आपको जो भी पता है बताइए, ये कोई वैसी क्लास नहीं है कि आपको अगर सब कुछ आता हो आप यहाँ क्यों आते, तो जो भी आता है ना गलत सही बताया करिए। ठीक है, नहीं आएगा हम बताएंगे, है ना। कभी सुना है इनकम टैक्स होता है तो वो टैक्स लगता है, लेकिन कहीं कहीं ड्यूटी लगता है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना। वेरी गुड। क्या नॉर्म्स? नॉर्म्स कहाँ कहाँ से आ गया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये कहाँ आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स? क्या मतलब नॉर्म्स आप किस सेंस में कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। नहीं। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। टैक्स जो होता है वो एक बड़ा टर्म है, आप ऐसे समझ लीजिए टैक्स इज अ सेट, ऐसा हम पढ़ते हैं ना सेट एंड सबसेट, तो टैक्स इज अ सेट एंड ड्यूटी इज अ सबसेट। ड्यूटी इसके अंदर आता है टैक्स। टैक्स अमूमन किसके ऊपर लगती है, आपकी इनकम के ऊपर लगती है। ठीक, इनकम के ऊपर भी लग सकती है, इसके अलावा किसी सामान के ऊपर भी टैक्स लग सकता है, लेकिन जो ड्यूटी वर्ड आता है इट इज ऑलवेज इम्पोज विद द वर्ड विद द गुड्स, सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए लगता है। ठीक है, गुड्स बहुत सारी, जब जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद बहुत सारी जो ड्यूटीज थी उसको हम लोगों ने सबस्यूम कर दिया जीएसटी के अंदर। ठीक है, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद एक सिंगल टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ ड्यूटी ऐसी है जिसको आज तक हम लोगों ने अलग ही रखे, जैसे कस्टम ड्यूटी है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ये सब क्या है। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी मैंने बोला, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बोला मैंने, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी है, याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी और ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये अभी भी जीएसटी के अंदर सबस्यूम नहीं हुआ है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग क्यों लगाते हैं? इम्पोर्ट का मतलब जब हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, है ना, तब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। फॉर एग्जांपल टेस्ला, टेस्ला एक बहुत अच्छी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती, ईवी, अभी इंडिया में उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है ना। और चाइनीज भी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, बीडब्ल्यू, हाँ, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, वो भी अपने इंडिया में बिजनेस शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतना टैक्स लगा रखा था कि वो इंडिया में
अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना टैक्स लगा देते, सामान इतना महंगा हो जा रहा था, यहाँ बेच नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स को उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अगर हम उनको फ्री हैंड दे दें तो टेस्ला वाले जो कंपनी, जो उनके पास क्वालिटी है, वो कार ला के यहाँ बेचेंगे, तो क्या टाटा की कोई कार खरीदेगा? नहीं, है ना? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी ये हर देश लगाता है। ठीक है, कोई सामान इंडिया से बाहर जा रहा है तब भी वो लगा सकता है। इसके लिए इसको किस लिए लगाते हैं? जैसे हमारे देश में मान लो कोई सामान हुआ, जैसे प्याज हुई। अब प्याज हमारे यहाँ है, लेकिन हमको पता है दुबई में अगर वही प्याज जाके बिकेगी तो 200 रुपये किलो बिकेगी। तो यहाँ का जो ट्रेडर होगा, क्या ये नहीं सोचेगा कि हम यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करें तो हमको ज़्यादा पैसा मिले? लेकिन अभी सभी ट्रेडर यही सोचने लगे हैं, तो इंडिया में कमी कमी नहीं हो जाएगी? और जब इंडिया में कमी हो जाएगी, फिर हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है कि तुम बाहर बेच ही ना पाओ। जब बाहर जाके बेचोगे इतना महंगा हो जाएगा कि तुम्हारा सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है, ये ट्रेड को अफेक्ट करती हैं, ये आपके बिजनेस को बड़ा अफेक्ट करती हैं, और ये किसी भी देश की इकोनॉमी को बड़ा शेप करती हैं। ठीक है, अब क्या है ड्यूटी फ्री ट्रेड? ड्यूटी फ्री टैरिफ, टैरिफ का मतलब आप टैक्स सही समझिएगा। ठीक है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस मतलब अब आपके ऊपर, मतलब जब आप कोई सामान को खरीद बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आपका ड्यूटी नहीं लग रही है। अब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मैंने बात बताई, ये नहीं लगी, तो बताइए आपका सामान सस्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? इंडिया ने क्या किया है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऐसे देश जो लीस्ट डेवलप्ड, मतलब जो अभी डेवलप्ड हुए नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, ऐसे देशों को क्या दिया है? प्रेफरेंस दिया है कि भाई आप अपने इंडिया में आके सामान बेचिए, आप इंडिया में अपना सामान ला के बेचिए, जिससे आपका क्या होगा? आपकी इकोनॉमी थोड़ा ग्रो करेगी, है ना? तो ऐसे सभी देश करते हैं, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग फेज में, वो डेवलप हो नहीं पाए हैं, तो उनको अगर हम प्रेफरेंस करेंगे तभी तो उनका बिजनेस बढ़ेगा और उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इंडिया ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया। अब पूछा गया किस ईयर में इसको लॉन्च किया है? चार ऑप्शन दिए हैं, 1993, 2000, 2008 एंड 2013। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया ना मैंने क्या बताया, है ना? तो अगर आप देखो तो इस स्कीम की शुरुआत की थी 2008 में। कब की थी? 2008 में। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको नोट करना नोट कर लीजिए, कुछ भी। 30 सेकेंड दूंगा हर क्वेश्चन के बाद, आपको जो नोट करना है कर लीजिएगा। हाँ, मतलब अपने मार्केट को बचाने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर बार करना है। जैसे हमको अभी बचाना है, एक मिनट, अगर हमको अपने उस प्रोडक्ट को बचाना है, डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है, तो हम बचाएंगे। लेकिन अगर हमको बाहर एक्सपो मतलब प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, तो हम एक्सपोर्ट ड्यूटी एकदम कम कर देते हैं। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट का सही है, जैसे का है वैसे कर सकता है। इंपोर्ट किसी भी लगा सकते हैं। मान लो हमको बाहर से कोई सामान मंगाना है, हमको लग रहा है, जैसे हम लोग गोल्ड, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वैसे ही मार्केट में बहुत महंगा है ना? अगर हम लगा देंगे तो और महंगा हो जाएगा। तो क्या हमारे यहाँ मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास आर ऑब्सेस विद गोल्ड, शादी में कुछ हो ना हो, सोना जरूर होना चाहिए। तो अगर हम इतना महंगा कर देंगे तो शादी ही नहीं हो पाएगी, है ना? तो वो हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट करती है। वो गवर्नमेंट का इंडिविजुअल राइट है, गवर्नमेंट का से है। हाँ बताइए, कौन कर? एयरपोर्ट पे ही लगती है कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी। आप सामान जो लेके आते हैं ना, उसके ऊपर भी आपको ड्यूटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। हाँ, तो मतलब वहाँ पे टैक्स नहीं लग रहे हैं, वो कुछ स्पेसिफिकली दिया जाता है, गवर्नमेंट उसको छूट देती है तब। ठीक है, स्पेसिफिकली उसको जब डिज़ाइन किया जाता है तभी मिलता है। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। हो गया? इसी के बारे में आगे लिखा है, देखिए। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2008, 2008 में इसको स्टार्ट किया गया, किसके लिए? लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए। प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट में वो अपना सामान ला के बेच सकें, उनका बिजनेस बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को क्या करना है? ग्रांट प्रोवाइड करना, उनको प्रेफरेंस देना कि उनका बिजनेस क्या हो, बढ़े, और इंडिया में आके वो अपना सामान बेचें। आपको पता होना चाहिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है ना? अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोलगेट इंडिया में इतना परेशान क्यों थी? कोलगेट को 1990 में इंडिया में आने थोड़ी दिया गया। 1991 में इंडिया ने अपने यहाँ ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी मॉडल को अपनाया ना, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन। तो हुआ क्या, इससे पहले इंडिया की मार्केट ओपन तो थी नहीं, हर कोई इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। इन्वेडर्स। तब इंडिया था, इंडिया था।
India as a country came into being in 1947, and before 1947 there was no existence of India as a whole. इंडिया तो था ही ना, इंडिया तो था ही नहीं, वो तो अलग अलग रीजन था, अलग अलग क्षेत्र था, है ना। जैसे अब थोड़ा सा आपने पूछा है, मैं बता दूं। जैसे फ्रीडम फाइटर्स में हम लोग के जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको कहा जाता है ही वॉज अ करिज्मेटिक लीडर, है ना। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक बिपिन चंद्रा की किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इन इंडियन हिस्ट्री देर आर टू लीडर्स हु आर करिज्मेटिक लीडर। कौन थे? पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो बहुत ज़हीन आदमी थे। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोग जब आपस में बात करते हैं, जब आप दोस्तों से बात करेंगे तो आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे? तो आपस में जो आम लैंग्वेज है ऐसे ही बात करेंगे। कभी कभी किसी को सोने में बड़बड़ाने की आदत होती है, ठीक है, मतलब सो रहे हैं बोल रहे हैं, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यही प्रॉब्लम थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सोने में बड़बड़ाते थे तो वो इंग्लिश में बड़बड़ाते थे। अब आप सोचिए किस लेवल की इनकी इंग्लिश होगी, है ना। अंग्रेज खुद उनकी जब लेटर्स वगैरह बैठ के पढ़ते थे तो डिक्शनरी लेके बैठ के पढ़ता था अंग्रेज, है ना। और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी, उसमें चार्म था उनके अंदर, है ना, उस बोला जाता है, ठीक है। और माउंट बेटन जो थे उनकी बीवी से, और क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अफेयर चलता था। हाँ ये सही बात है, हाँ ये सभी को पता है, कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चलता था, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी, बहुत स्मार्ट थे, और उसमें कोई वो दो राय नहीं है। ऐसे ही महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी साहब भी जो थे वो करिश्मेटिक लीडर थे। जब महात्मा गांधी इंडिया में पहली बार आए तो इंडिया नाम का कोई देश था नहीं, हर रीजन अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। झांसी की रानी थी वो झांसी के लिए लड़ रही थी, है ना। बेगम हजरत महल अवध के लिए लड़ रही थी, तात्या तोपे अपना उधर कानपुर और उसके लिए लड़ रहे थे। तो हर अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। तो जब महात्मा गांधी साहब जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले देश में क्या किया, एक फीलिंग लाई कि हम एक हैं। दैट फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म। इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म तो था ही नहीं तब, नेशनलिज्म की शुरुआत हुई है इन द अर्ली पीरियड ऑफ 90s। 1915-20 के बाद जाके हमको रियलाइज हुआ नहीं, वी आर फाइटिंग फॉर द वन नेशन दैट इज इंडिया। इससे पहले क्या था कि हर इंसान अपने क्षेत्र के लिए लड़ता जा रहा था, है ना। तब इंडिया की एक भावना आई, नहीं तो उससे पहले तो था ही नहीं, हर इंसान अपने लिए लड़ रहा था। तो 1947 से पहले इंडिया नाम का कोई चीज़ नहीं था, ठीक है। इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं क्या, नेशनलिज्म, ठीक है। इंडिया का क्रिकेट होता है, हम लोग देखते हैं, है ना। इंडिया जीत गया, टीवी बंद कर दिया, हमको कुछ मिलता है? बस एक खुशी मिलती है कि हमारा देश जीत गया। दैट फीलिंग इज ऑल्सो नोन एज नेशनलिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे ऑन द 1 नवंबर 2005। देखिए बहुत सारे देश अलग अलग, बहुत सारे मतलब स्टेट्स हम लोग की इंडिया में अलग अलग बने, क्योंकि तब लिंग्विस्टिक स्टेट बने थे, है ना। तो उसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा है, कर्नाटका है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश। एक बार गेस करिए आप लोग, उत्तराखंड कब बना है? 2000 में बना है। किससे कट के बना? उत्तर प्रदेश से कट के बना। उत्तरांचल हुआ करता था, जो पहाड़ी इलाका था उसको काट के अलग बना दिया गया। तो उत्तराखंड जो होता है ये क्या नाम है, 9 नवंबर को अपना सेलिब्रेशन डे को मनाता है। इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा कब कट के अलग हुआ? 1966। 1966 में अलग हुआ क्या हरियाणा? किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ। ये बनाता है 1 नवंबर को, तो हरियाणा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एलिमिनेशन अगर आपको आता है, इट इज़ मतलब पेनिसिया, पेनिसिया मतलब होता है रामबाण, इट इज़ पेनिसिया, मतलब बढ़िया आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप एलिमिनेशन से करेंगे तो बड़ा आसानी से, और करंट अफेयर्स को एलिमिनेशन से ही किया जाता है। सब किसी को नहीं आता, इवन हमको भी नहीं आता, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका कब बना? 1956 में बना, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, ठीक है, 1956 में, ठीक है। और ये भी 1 नवंबर को ही बनाता है। मध्य प्रदेश भी 1956 में बना और ये भी 1 नवंबर को ही अपना सेलिब्रेशन डे को मनाता है। तो थर्ड को छोड़ दीजिए, बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ना? तेरे लाल, हाँ, चला जाए आगे, मूव ऑन। देख लीजिए ये लिखा है, आंध्र प्रदेश 1956 से बना है। छत्तीसगढ़, अच्छा छत्तीसगढ़ किससे कट के बना?
मध्य प्रदेश, वेरी गुड। हरियाणा किससे बना? पंजाब से। अच्छा, हरियाणा पंजाब से क्यों अलग हो गया पता है आपको? लैंग्वेज के बेसिस पे। हरियाणा में बोलते हैं हिंदी भाषी हैं, और पंजाब में पंजाबी हैं। कर्नाटका 1956 में, केरला 1956 में, मध्य प्रदेश 1956 में, पंजाब 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1956 में, उसी की बेसिस पे इसको बनाया गया। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, अच्छा पहला कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो लैंग्वेज की बेसिस पे बना? आंध्र। ओनली आंध्रा, नॉट प्रदेश। आंध्रा। आंध्र प्रदेश बाद में बना है, 1956 में बना है। आंध्रा वॉज फॉर्म्ड इन 1951, 51 52 के आसपास बना है। आंध्रा बना है, आंध्र प्रदेश नहीं बना है, याद रखिएगा। इज अ डिफरेंस। ठीक है, प्रदेश बाद में आया। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? विच टू कंट्रीज हैव रीच्ड 1 ईयर ट्रूस? ट्रूस मतलब रुका हुआ नहीं। हाँ वो ठीक, तुम लिटरल मीनिंग बताया। यहाँ पे ट्रूस का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको रोक दिया गया है। ठीक है। ऑन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट। अच्छा पहले रेयर अर्थ मतलब रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल क्या होता है? हाँ, रेयर अर्थ मेटल जो होता है, आपको पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है पीरियोडिक में, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स, है ना? तो लैंथेनाइट्स में आप कितने एलिमेंट्स होते थे? 15 मेरे ख्याल से। 15 है। 15 और दो और एलिमेंट्स को मिला के आपका क्या बनता है? रेयर अर्थ मेटल बनता है। टोटल 17 जो है, ये आपका क्या है? एलिमेंट्स जो है वो रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल किस लिए इस्तेमाल होता है, कोई बता सकता है? व्हाई इट इज यूज्ड? वेरी गुड, माइक्रोचिप। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए आपके लिए क्या इस्तेमाल होता है? रेयर अर्थ मेटल। एंड रेयर अर्थ मेटल इज वाइडली यूज्ड। और इसके अलावा जितने आपके ईवीज बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ये वाइडली यूज होता है। हाँ, लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा देश इसको प्रोड्यूस करता है? चाइना। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रेयर अर्थ मेटल। और चाइना और यूएस के बीच में इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और अभी जाके इनके बीच में क्या हुआ है? चला हुआ है। इसी को लेके यूएस ने क्या किया था? टैरिफ बहुत बढ़ा दिया था। 50% टैरिफ कर दिया था। 50% रूल लेके आ गया था। 50% रूल जानते क्या है यूएस का? 50% रूल ये कहता है कि जैसे बहुत सारे चाइनीज जो अमेरिका में शिफ्ट हैं और उनकी कंपनीज वहाँ पे काम करती है, तो अमेरिका में जो उनकी कंपनी जो वहाँ पे काम कर रही है, अगर सपोज दैट कोई चाइनीज इंडिविजुअल है या चाइनीज सिटीजन है और उसकी उस कंपनी में हिस्सेदारी मोर देन 50% है, तो उसके ऊपर भी वही सैंक्शन लगेगा जो चाइना के ऊपर लगता था, है ना? तो ये 50% रूल लेके आए। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आप इतना परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा बता दूंगा बीच बीच में, लेकिन आपको उतना नहीं, आपको जो क्वेश्चन है उतना समझना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। देखिए, टीचर का काम होता है डिलीवर करना है। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, जैसे मैंने 100% समझाया, आपको अगर 70% भी आ गया तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, है ना? तो वो एक्स्ट्रा भी रहेगी, तो उतना आपको सुनना, अगर याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती है तो कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए बस। ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, देखिए 15 लैंटेनाइट्स और स्कैंडियम और यट्रियम, ये दोनों एलिमेंट्स को मिला के टोटल 17 होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये बुसान, साउथ कोरिया में एक शहर है, वहाँ पे किसके किसके बीच में? यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प और चाइनीज प्रेसिडेंट जिसका नाम है शी जिनपिंग, ये लिखा हुआ है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद क्या किया, दोनों ने अपने नॉर्म्स और अपने जो सैंक्शन थे उसको लिबरेट किया, हटाया। उसके बाद से इनके बीच में क्या हुआ, इसको टैरिफ को देखो 50% रूल लगा दिया था, इसको भी हटा दिया गया। ठीक है। अब 20 से, और जो टैरिफ 20% से लगता था, अब उसको घटा कितना कर दिया? 10%। एक बात और समझ लीजिए, आप इंटरनेशनल बिजनेस में चाइना को एलिमिनेट नहीं कर सकते। चाइना का बिजनेस बहुत बड़ा है। पूरी इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल हब बोला जाता है। हमारे यहाँ जो दवाएं बनती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत चीप बनती है, लेकिन सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से। हम कोई पैरासीटामॉल नहीं बना सकते बिना रॉ मटेरियल के, और वो सारा रॉ मटेरियल आता है चाइना से। ठीक है। तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है हर चीज़ में। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम एकदम एलिमिनेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़िए। ये दिया गया, अभी पदक दिया गया, एकदम रिसेंट है ये, अभी नवंबर में ही दिया गया है अभी। हाउ मेनी पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल? अधिकारी। ये जो पदक दिया जाता है जिसका नाम है दक्षता पदक, ये दिया जाता है
पुलिस पर्सनल मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल को, ठीक है, ऐसे और किसी अधिकारी को नहीं दिया जाते हैं, ठीक है। और इसको अभी इनिशिएट किया गया है, अभी मतलब मोदी साहब की गवर्नमेंट में, पहले नहीं था, ठीक है। कितने लोगों को दिया गया है? 1366, 1466, 1566 और 1666। कितना दिया गया? तुक्का लगा रहे हो? 1466 को दिया गया है, ठीक है, 1466, ठीक है। देखिए, इसको अभी स्टार्ट किया गया है, रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गाइडेंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर, कौन है? अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक विल बूस्ट द मोरल ऑफ ऑल पर्सनल, ठीक है। मतलब जितने भी आम पर्सनल हैं उनके मोरल्स को बूस्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे आपको क्रेडिट मिलेगा, तो आपका मोरल क्या होता है? बूस्ट होता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और ज़्यादा बढ़ के आप काम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन फरवरी 2024। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणा पदक जो है ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो कब स्टार्ट किया गया है? फरवरी 2024, ठीक है। कुछ लिखना हो लिख लीजिए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रसार भारती इन अ कोलैबोरेशन विद 67th आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, ठीक, अक्रॉस हाउ मेनी सेंटर्स इन इंडिया। कितने सेंटर्स पे, इंडिया के कितने सेंटर्स पे होगा? ये प्रसार भारती बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म चलाती है, जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया का एक नया ओटीटी आया है, क्या नाम है? अरे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इंडिया का नहीं है। अच्छा, नेटफ्लिक्स हमको लगता है नेटफ्लिक्स गूगल से पुरानी कंपनी है, आपको पता है? गूगल आया है बाद में, नेटफ्लिक्स उससे 3 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, वो बाद में, अब जाके नेटफ्लिक्स इतना आम हुआ है क्योंकि हमारे पास डेटा आया, ऐसा नहीं है हम बाद में आए हैं, मतलब हम बाद में उसके बारे में जाने, वो कंपनी बहुत पुरानी है, ठीक है। इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो ओटीटी निकाला उसका नाम है वेव, WAVE। आप डाउनलोड करिएगा, उसको देखिएगा, उसमें आपको दूरदर्शन के पुराने पुराने आपको नाटक मिल जाएंगे, ड्रामा, ठीक है, जो आप पुराने बहुत देखते थे, जो अंटीना सही करके जो देखते थे, वो वाला आपको उसमें मिल जाएगा। हाँ, शक्तिमान मिल जाएगा उस पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेव, WAVE, वेव। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, मेरा एक स्टूडेंट वो अभी दे के आया है, वो उससे पूछा गया था, पता नहीं किसी शिफ्ट में, कि वेव जो है वो इंडिया गवर्नमेंट की कौन से डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया? तो प्रसार भारती ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? प्रसार भारती ने, ठीक है। तो टोटल 24 सेंटर्स पे इसको क्या किया है? चलाया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये PIB की रिपोर्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, प्रसार भारती क्या चलाती है? ऑल इंडिया रेडियो चलाती है, DD न्यूज़ या DD भारती, इसके अलावा वेव्स OTT, अभी बताया इसके बारे में, प्रसार भारती ने इसको चलाया है, ठीक है। तो वेव्स याद रखिएगा, ये इंडिया गवर्नमेंट का क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। इंडिया गवर्नमेंट का क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको आज डाउनलोड करके देखिएगा कैसे शोज है, मैंने अभी भी नहीं देखा, आदत पड़ जाती नेटफ्लिक्स चलाने की, तो फिर ये मन नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड डैश हैव साइंड टू क्रिटिकल power agreement recently to develop to 400 kilovolt across border transmission line. भूटान? नहीं, अरे तुम तुक्का मार रहे हो। हाँ, अच्छा चलो, अभी हम इसका आंसर बताएंगे, पहले हमें ये बताओ बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है, जरा ये बताइए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले कितने होते हैं? हाउ मेनी स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? 5, वेरी गुड। कौन कौन से? सबसे पहले सिक्किम, एक एक करके, सिक्किम हो गया, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम। नागालैंड कहाँ होता है? ठीक है, तो 5 स्टेट्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेट्स इन इंडिया विच शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द, हाँ, इंडिया के साथ कौन सा देश सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की जो मेजर रिवर उसका क्या नाम है? पद्मा नहीं, तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। पद्मा जो है वो, पद्मा किसका नाम है? गंगा का ही नाम है। इंडिया से जब
अच्छा थोड़ा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये गंगा जाती है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश में जैसे ये इंटर करती है इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक रिवर और आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जैसे इंटर करती है उसका नाम क्या पड़ता है, ये पद्मा पड़ जाता है, और इसका नाम क्या पड़ता है, जमुना। क्या पड़ता है, जमुना। और पद्मा और जमुना दोनों आपस में जाके क्या होती है, बांग्लादेश में मिलती है ना। बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिल्ट लेके आती है, सेडिमेंट लेके आती है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, मिकोंग, मिकोंग रिवर बनाती है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा तो बहुत कॉमन है, सबसे पूछा गया है, तो अब पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, मिकोंग बनाती है, जो साउथ ईस्ट एशिया में बहती है, ठीक है। तो एक तरफ से आती है जमुना, एक तरफ से आती है पद्मा, दोनों मिलती है, आगे क्या नाम पड़ता है, नहीं यही तो गलत है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसका नाम आगे पद्मा ही रहता है, मेघना नहीं पड़ता। मेघना खुद एक अलग रिवर है, जिसको हम लोग असम में कहते हैं तुरुमा और कुशियारा, क्या बोलते हैं, तुरुमा और कुशियारा। ये दोनों रिवर आती है जिसका नाम आगे पड़ता है मेघना। क्या नाम पड़ता है, मेघना। और मेघना आगे जाके मिलती है, अब इसका नाम आगे पड़ता है मेघना। तो याद रखिएगा जब पद्मा और जमुना मिलती है इसका नाम पद्मा ही पड़ता है, और मेघना खुद भी एक इंडिविजुअल रिवर है जो जाके आगे कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में। और ये मेघना के नाम से फिर क्या होती है, गिरती है, कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। आई बात समझ में। तो देखिए बांग्लादेश के साथ तो 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल के साथ कितने करते हैं, 3, जरा जोड़ो। उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, इसके अलावा सिक्किम करता है, और कोई, पश्चिम बंगाल करता है। तो 5 स्टेट्स हैं, बांग्लादेश के साथ भी 5 स्टेट शेयर करते हैं, नेपाल के साथ भी 5 स्टेट शेयर करते हैं। भूटान के साथ कितने करते हैं जरा बताइए, कितने, नंबर्स बताओ नंबर्स। भूटान से सबसे पहले करता है बगल में सिक्किम, सिक्किम के बाद नीचे क्या करता है, वेस्ट बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल के साथ आसाम करता है, और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने करते हैं, 4। और म्यांमार के साथ कितने करते हैं, म्यांमार के साथ भी सिर्फ 4 ही करते हैं। जरा जोड़िए कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है नेपाल, नेपाल के साथ किया गया है, नेपाल के साथ हम लोगों ने ट्रांस बॉर्डर क्या बनाया है, ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो पावर ग्रिड है वो क्या हो जाए, और ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, और समझ में आ रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, या नेपाल, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे दिया है, देखो पावर ग्रिड के लिए बनाया गया है, और ये ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से शुरू हुआ है, इन अरुवा जो नेपाल से लेकर के कहाँ तक, न्यू पूर्णिया बिहार तक रहेगी। इसके बाद इसके अलावा लमकी से लेकर के बरेली उत्तर प्रदेश तक ये लाइन खींची गई है, ठीक है। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है बस। बात समझ में आ गई, चल जाए आगे। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़िए, बताइए। In a defining moment for the global cyber governance, how many nations have signed the United Nations Convention against the cyber crimes in Hanoi? हनोई कहाँ है, चाइना में हनोई। अरे मेरे दोस्त वक्त बदल दिए तुम तो, हाँ। हनोई कहाँ है, हनोई वियतनाम में, वियतनाम में, ठीक है। हनोई इज वियतनाम, लोकेटेड इन वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम में है। अच्छा साइबर क्राइम बड़ा बढ़ गया है ना। एक नया वर्ड आता है फिशिंग, समझते हैं आप, व्हाट इज फिशिंग, हाँ, फिशिंग नहीं जानते, डाटा कोई चुरा लेना, और हाँ मतलब किसी भी तरीके से आपका जो डाटा लीक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके के साइबर क्राइम है फिशिंग, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जामताड़ा, जामताड़ा कहाँ है, झारखंड, इट इज़ फेमस फॉर फिशिंग। ऐसा दुनिया हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट बचा ना होगा जहाँ के लोगों को उन लोगों ने मतलब हाँ ठगा नहीं होगा। इसके ऊपर तो पूरी वेब सीरीज बनी है जामताड़ा पे, देखा है, 2 सीजन है इसके, नहीं देखे आपने, जामताड़ा, जाके देखिएगा कभी फ्री टाइम में, ठीक है। तो देखिएगा इतने मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, और पढ़े लिखे लोगों का पैसा चुराया है, ऐसा नहीं है जो मतलब अनपढ़ लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, है ना। क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे आप अपना ओटीपी, और लोग सीवीवी नंबर तक बता देते हैं। सोचिए इतनी इलिटरेसी है हमारे यहाँ कि लोग अपने एटीएम कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर बता देते, तो ओटीपी बता देते हैं।
अब जब आप सीवी नंबर ओटीपी बता देंगे तो क्या बचेगा पैसा? हाँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम। ठीक है, इसके अलावा साइबर क्राइम में और क्या आया है, डीप फेक आए, है ना। डीप फेक क्या होती है, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज डीप फेक? DEEPFAKE। हाँ, एआई से क्या कर देना, किसी भी फेस को क्या मॉफ्ड इमेज बना देना। मॉफ्ड मतलब हाँ, गढ़ देना, है ना। अभी इसमें क्या नाम था वो हीरोइन का, क्या नाम था जो मंदाना है हीरोइन, रश्मिका मंदाना, उसके साथ ये हुआ था डीप फेक। तब बड़ा चर्चा में था ये डीप फेक क्या है ना। ये एआई जो है, एआई जब से आया है इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूरी दुनिया में आप यही बात चल रही है ज़्यादातर। कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है कि इसको कैसे क्या किया जाए, कर्व किया जाए, इसको कैसे कल्टेल किया जाए, लिमिटेड किया जाए। देखिए हर टेक्नोलॉजी कुछ अच्छे भी हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। हम अगर प्रॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वेल एंड गुड, कॉन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तब भी वेल एंड गुड, है ना। तो कॉन्स के लिए हमको कम करना है, प्रॉस के लिए क्या करना है, ज़्यादा करना है। तो इसी के लिए एक हनोई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर क्या किया गया है, डिफाइनिंग हाउ मेनी नेशन, कितने नेशन ने इसको साइन किया है, टोटल 72 हैं। कितने हैं, 72 में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला साइबर सेल कहाँ बना है, ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, लखनऊ में, वेरी गुड, 2016 में, 2016 में लखनऊ में सबसे पहला साइबर सेल को सेटअप किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, इसी के बारे में लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए। जापान का है, मुहुन गवा, ऑर्डर ऑफ मोहन गवा, उनका मतलब हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, ऑनर है। इसको दिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प को। अच्छा, मोदी साहब को कितने अवार्ड मिले हैं पता है आपको? टोटल बहुत ज़्यादा नहीं, नंबर पता होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में आएगा क्या लिखे हो बहुत ज़्यादा। है, इसको पढ़िएगा अभी। अच्छा, इसको याद है कि कुछ चीज़ें जो है वो बड़ा कॉमन, जैसे मोदी साहब को अभी को कोई मतलब वो स्टैटिक तो है नहीं। अभी मान लीजिए आज हमने आपको बताया, कल कोई और मिल गया, फिर कहोगे सर आपने बताया इतना हो गया इतना। तो आप इसको देखते रहिएगा, जब पेपर देने जाना हो तो एक बार देख लेना कितना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी मिला है, ये कहाँ से मिला है पहले अच्छा पता है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कभी कभी कैपिटल से क्वेश्चन आता है। जकार्ता, श्योर, पक्का, आपका लॉक कर दिया जाए। 7 करोड़। गलत है भाई, जकार्ता नहीं है, अब चेंज हो गई है, नूसनतारा हो गई है। जकार्ता क्यों हटा दिया गया है? इसलिए क्योंकि जकार्ता वो लगातार पानी से क्या होगा, आने वाले 100 साल में डूब जाएगा, है ना। बहुत तेजी से ओशन का लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जकार्ता नीचे है। ठीक है, तो जकार्ता नहीं है, अब इंडोनेशिया की कैपिटल है नूसनतारा। क्या नाम है, नूसनतारा। ठीक, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। अच्छा, जापान क्या है, जापान एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को इंग्लिश में बोलते हैं आर्कीपिलागो। क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो। तो जापान इज एन आर्कीपिलागो। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। जापान जो है तो बहुत सारे, मोर देन 17,000 आइलैंड्स, लेकिन क्या 17,000 पे लोग रहते हैं? नहीं, रहने के लिए सिर्फ 4 बड़े आइलैंड का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। सबसे पहले एक आइलैंड है, उसके बाद एक बहुत बड़ा आइलैंड है, फिर एक नीचे आइलैंड है, और एक एकदम लास्ट में आइलैंड है। ठीक है, 4 बड़े आइलैंड हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है उसका नाम है होकाडू। क्या नाम है, होकाडू आइलैंड, ये सबसे ऊपर है नॉर्थ में। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया गया था क्रोनोलॉजिकली, ये मैं आपको मेन से क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए आया था, मतलब आपको नॉर्थ से साउथ में सेट सेट करना था। तो होकाडू पहला है, उसके बाद दूसरा जो उसका नाम है होन्शु। क्या नाम है, होन्शु। इसके बाद है शिकोकू, शिकोकू, और लास्ट में जो है उसका नाम है क्यूशु। आप थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, जापानीज नाम है, तो हो सकता है क्यूशु को वो क्यू से लिखे हो, है वही। ठीक है, तो ये 4 बड़े आइलैंड है। इसके अलावा और चीज़ जान लीजिए, इसमें जो 4 सबसे बड़े आइलैंड है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो है होन्शु। क्या है, होन्शु। और जो जापान की कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो, टोक्यो इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन होन्शु। सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। पता है आपको, टोक्यो की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जापान की गवर्नमेंट कहती है कि आप टोक्यो छोड़ के बाहर जाइए, आउटस्कर्ट्स में जाके बस जाइए, हम आपको महीने का 1 लाख रुपए देंगे भत्ता, लेकिन तब भी लोग जाने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ से वैसे बोलते 10,000 रुपये भी देंगे। सब शहर छोड़ देंगे। अरे उन लोगों की करेंसी में 1 लाख, टोक्यो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है ना।
दूसरा सबसे महंगा शहर है, वहां पे लोग उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वो महीने का 50 लाख अर्न कर रहे हैं, आप उनको 1 लाख रुपए दे के हटाएंगे, यहाँ जाएंगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं जाएंगे। इसीलिए टोक्यो छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। और दूसरा जो जापान है वो पूरा माउंटेनियस रीजन है। जापान जो है वो पूरा क्या है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं, है ना, अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर जाके रहना मुश्किल होता है, और लाइफ पहाड़ों की बड़ी मुश्किल है, तो लोग इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए टोक्यो से छोड़ के लोग जा नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा इंसेंटिव लगाया है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। हाँ, क्या? पहला, इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम नहीं है भाई, तेल अवीव। क्या है? तेल अवीव, वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अच्छा, अभी हमको लगता है दुनिया का सबसे महंगा, तो वहाँ रहने वाले लोगों की बड़ी दिक्कत होती होगी। ऐसा नहीं है, महंगाई तब बढ़ती है जब आपकी इनकम बढ़ती है। जब आपकी जेब में पैसा रहेगा, आप सामान खरीदने जाओगे, दूसरा आदमी जाएगा, तभी तो प्राइस बढ़ेगा। आगे पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का टॉपिक, तब और अच्छे से समझ में आएगा। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। अच्छा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? कोरियन पेनिनसुला। और इस कोरियन पेनिनसुला के बीच में जो बॉर्डर है, जो दोनों के बीच में बॉर्डर है, सरहद है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, 38 डिग्री पैरेलल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 38 डिग्री पैरेलल, तो 38 डिग्री पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इसी तरह यूएस और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर है, उसको भी क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल, उसको 49 डिग्री पैरेलल बोलते हैं। तो 49 डिग्री पैरेलल डिवाइड्स यूएस एंड कनाडा, एंड 38 डिग्री पैरेलल डिवाइड्स साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने दिया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया इज हाईली इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएस। ठीक है, तो साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है? यूएस पे, तो वो यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, मूविंग ऑन, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीआईबी की रिपोर्ट से है, इसको पढ़ के बताइए। बताओ कौन सा सही है? बताओ भाई। अमित सर के पार्टनर हो तुम, रूम पार्टनर? अमित सर के रूम पार्टनर हो? नहीं से पूछ रहे भाई, क्या नाम है आपका? अभिषेक। बताओ भाई अभिषेक, इसका आंसर तुक्का मारो कोई भी, देखें तुम्हारा तुक्का कितना सही है। मारो ऐसे अक्कड़ बक्कड़ लगा के। सेकंड, बैठो। और कोई? नैना वैभव। कौन बोला नैना वैभव? सही है, आपका तुक्का सही है। देखिए, ये वयस नव और वयस भारत, ये नव से हम कैसे समझेंगे? नाव, नाव मतलब बोट, और नाव इज रिलेटेड टू फिशरमैन। नाव मतलब नेवी नहीं, उनके पास तो बड़े बड़े शिप होते हैं, नेवी नाव लेके थोड़ी चलेगी। तो नाव फिशरमैन के पास होती है। इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपने यहाँ पे जो फिशिंग या फिशरीज को क्या कर रहा है, सेंसस कर रहा है, उसको भी क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐप्स बनाए हैं, जिसका नाम है वयस नौ, वयस भारत और वयस सूत्र। ये 3 ऐप बनाए हैं, जिसके अंदर क्या करा, गवर्नमेंट ने अपने फिशरमैन से कहा है कि आप इसके अंदर क्या करिए, रजिस्टर करिए। आप अपने अंदर इसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करिए, इससे गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा, है ना। हमारे पास जो फिशरमैन्स होते हैं, ये बड़ा डिस्क्रीटेड फॉर्म में होते हैं। होता क्या है कि तमिलनाडु से चलते हैं ये लोग अपनी कश्ती लेके, स्टीमर लेके फिशिंग करने, और करते करते श्रीलंका के वाटर पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता, श्रीलंका वाले उनको फिर डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, और बंद रहते हैं पता 5-5, 10-10 साल तक, पता ही नहीं रहता। हमारे पास जब डेटा होगा तभी तो हम करेंगे ना, जब गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो इसी सब प्रॉब्लम्स को डिसिपेट करने के लिए आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अलग अलग एक ऐप को लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट, फिशरमैन को क्या करेगी, रजिस्टर करेगी, जिससे गवर्नमेंट के पास डेटा हो। हमारे पास अगर डेटा नहीं होगा तो हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। एक बात जान लीजिए, प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेटा, डेटा का होना। अगर डेटा होगा तभी हम प्लानिंग कर सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते प्लानिंग, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, है ही नहीं इसमें। ठीक है, 16 सेंसस ऑफ इंडिया, अब सेंसस शुरू हो रहा है, 15-15 सेंसस हमारा खत्म हो चुका था।
अब सेंसस जो शुरू हो रहा है वो हमारा 16th कहलाएगा। आपसे डायरेक्ट पहला क्वेश्चन बन गया कि जो सेंसस होने वाला है द ऑनगोइंग सेंसस इज विच नंबर, कौन सा है, 16 नंबर का है, 16th का है। ठीक है, इसके अलावा इसको कब तक कंप्लीट करना है, 2027 तक। ये दो फेजेस में होंगे, ये दो फेजेस में होंगे। पहला फेज क्या होगा, पहला फेज होगा लिस्टिंग ऑफ हाउसेस। क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ हाउसेस मतलब घरों की गिनती होगी। इसके अलावा दूसरा क्या होगा, इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर जनगणना होगी, लोगों की गिनती की जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी, फिर इसको जोड़ा जाएगा। 16 सेंसस जो है ये हमारा बहुत मतलब यूनिक सेंसस है। 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट सेंसस को भी इसके अंदर क्या किया है, इंक्लूड किया है। 1931 के बाद कभी कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अब की ये यूनिक सेंसस है क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया है, आफ्टर 1931, आफ्टर 1931 कास्ट सेंसस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसको भी इसके अंदर क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 19th इंडियाज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, इसको इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताता है कि इंडिया में कितने फॉरेस्ट कवर हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो फॉरेस्ट कवर हमारा घटेगा। तो फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना टारगेट हमको अचीव करना है, कितना हम पीछे रह गए हैं, ये सारे डेटा को कौन पब्लिश करता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और ये बाइनियल रिपोर्ट होती है, इट इज़ अ बाइनियल रिपोर्ट। बाइनियल मतलब साल में दो बार, 2 साल में एक बार। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार। तो ये बाइनियल रिपोर्ट होती है, 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं PM2.5 पोल्यूशन। ये क्या है, व्हाट इज दिस, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये 2.5 को किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, इतना छोटा होता है ये पॉल्यूशन, मतलब ये पार्टिकल, ये आपका पॉल्यूटेंट, ये आपके लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर ये पेनिट्रेट करता है, इवन आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, है ना। अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं एम्स में, तो उन्होंने 2 लंग्स की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी, अगर आप देखें तो। एक जो पहाड़ पे रहने वाला आदमी था, और एक जो दिल्ली में, मतलब बिना स्मोकिंग किए, बिना अल्कोहल यूज़ किए, वो उन्होंने फ़ोटो डाली थी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो दिल्ली का जो बंदा था वो, उसका लंग्स एकदम काला पड़ चुका था, और जो माउंटेन पे रहने वाला बंदा था वो, उसका बेहतरीन लंग्स जैसे होता है नेचुरल वैसे था। ठीक है, तो आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपके इस मैटर की वजह से, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.2, पार्टिकुलेट मैटर 2, ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाते हैं, और ये आपको धीरे 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 आपको क्या करेंगे, बीमार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे तो अस्थमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है, ये पोल्यूशन से रिलेटेड है। और ये 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं, ये लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। हमको लगता है कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा लंग्स बड़ा मजबूत है, नहीं, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर उतना ही लॉस हो रहा है जितना एक इंसान 10 स्मोकिंग करके कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, पहले तो नेचर ने आपको ऐसा ही बीमार किया, और फिर से आप स्मोकिंग भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी अबव। आगे चलें, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी PIB की रिपोर्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से पढ़िए इसको। पंखा चला लिया जाए क्या, कहाँ से ऑन हो गई है, ऑन कर दो भाई, जल्दी से पढ़िए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दो देखो, आजकल क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बना के बहुत आते हैं, प्री में तो नहीं लेकिन मेंस में बहुत आते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूछा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आवाज़ आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज़ कर दिया जाए, कैसे तेज़ होगी।
यार मुझे पता ही नहीं कैसे मैं पढ़ा, पता चला चला वाला गया तो। हाँ ये सही है। अब ठीक है। अब आवाज़ आ रही है ना? चलो। कह रहा है कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव इंटर्ड इन अ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद द साइनिंग ऑफ 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने यूएस के साथ एक डील साइन की है 10 साल के लिए। ठीक है। किसके लिए साइन की है? डिफेंस को और बेहतर करने के लिए। अच्छा आपको पता है डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया में सबसे अच्छा कौन देश बनाता है? यूएस। लेकिन यूएस का बड़ा महंगा है ना, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट कहाँ से लेते हैं? रशिया से। हम ज़्यादा रिलाई करते हैं रशिया के ऊपर, है ना। हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स कौन है? रशिया। जैसे S-400, अभी जब वो हुआ था इंट्रूजन, देखा था S-400 क्या एक्यूरेसी है। अब इंडिया इज ईगर टू बाई S-500। अगर हमारे पास S-500 आ गया तो बहुत फ़ायदा होगा। S-400 की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है ना। एंटी डिफेंस सिस्टम है और बहुत गजब का है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी दुनिया में और कहीं है नहीं। जैसे अमेरिका के एक बहुत मशहूर एंटी डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है थार्ड, THAAD, थार्ड। अभी इसराइल की और ईरान की लड़ाई हो रही थी। ईरान ने जो अपने मिसाइल मारे थे थार्ड रोक नहीं पाया। इसराइल के पास कितने एंटी डिफेंस सिस्टम है गिनिए। थार्ड, इसके अलावा आयरन डोम, इसके बाद एरो, इसके बाद डेविड स्लिंग, ये सब लगा के रखा था, लेकिन तब भी उसके मिसाइल आके तेल अवीव को हिट कर दिए। और रशिया ने सिर्फ एक ही बनाया S-400, और उसकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है कि पूरे कोई भी मिसाइल आ रहा है तो उसको पेनिट्रेट कर जा रहा था। एंटी डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इंडिया का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत बेहतर है। अब S-500 की बात चल रही है, देखिए बहुत ज़्यादा अगले साल तक S-500 भी हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब इंडिया ने यूएस के साथ भी एक फ्रेमवर्क साइन किया है। यूएस बहुत चालाक है। यूएस अपना इक्विपमेंट बेचता है लेकिन कभी टेक्नोलॉजी नहीं देता। वो कहेगा हमसे सामान ले लो, खराब होगा फिर मेरे पास लेके आओ, हम बना देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी मत मांगो। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, अब आप हमारे साथ क्या करिए, एक पार्टनरशिप साइन करिए, जिससे क्या होगा दोनों कलेक्टिवली मिलकर उस चीज़ को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये कंसास सिटी कहाँ है? ये यूएस में है। ठीक है, तो यूएस में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंसास सिटी में नहीं हुआ है, ये कुआलालंपुर में हुआ है। कुआलालम कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो अगर पहले सही है दूसरा गलत है, हमको करेक्ट चूज करना है तो कौन सा होगा? ओनली वन। ठीक है। इसी बात को यहाँ पे बहुत डिटेल में लिख दिया है, आपको PDF मिलेगी, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़िए। जापान सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनेट है, 31 साल की, 31 ईयर्स। सबसे पहले भेजा जा रहा है। पता नहीं, इसका नाम है U5। हाँ, चाइना है। चाइना नहीं भेजा है। और किस लिए भेज रहे हैं? सिर्फ वहाँ पे जाके स्पेस में वॉक करने के लिए, चलने के लिए, और थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि स्पेस में चलना वॉक करना एक अलग टास्क है ना। ग्रेविटी जीरो हो जाती है और वहाँ पे चलना वॉक करना नेक्स्ट लेवल टास्क होता है, आप चल नहीं सकते। दूसरा बॉडी आपकी वीक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है ना। BBC लंदन ने एक बहुत अच्छी एक वो बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जब कल वो क्या नाम है जो आई थी अभी, सुनीता विलियम्स, जब वो पहली बार लौट के जब आती हैं, 1 महीने उनको ऐसे चलाया जाता था। क्यों? क्योंकि बॉडी उनकी एकदम वीक हो चुकी होती है, और बॉडी जब वीक होती है तो आपको चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी बोन्स जो बोन मास डेंसिटी होती है वो घट जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो वहाँ चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको यहाँ पे भेजा जा रहा है, पहले से ही ट्रेन किया जा रहा है कि आप जाइए वहाँ, चलिए वहाँ की कंडीशंस को एकोमोडेट करिए, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टास्क के लिए फिर वहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ किए हैं, तो ये हमको पता है कहाँ किए हैं, चाइना किए हैं। अच्छा, जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा, तो जापान की, वेरी गुड, जैक्सा। इंडिया की क्या है? इसरो है। रशिया की क्या है? रॉस कॉस्मोस। अच्छा, जो इस स्पेस पे जाते हैं उसको एस्ट्रोनेट कहते हैं, और रशिया वाले उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोनेट बोलते हैं। अच्छा, स्पेस में लेकर के रशिया और यूएस की बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। दोनों के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे ही क्या हो, हमेशा से ये क्या नाम है डिबेट रहा है, ये कौन आगे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन रशिया पीछे नहीं था।
रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक, है ना। उसने कोई भी काम शुरुआत की तो उसका सबसे पहले नाम स्पुतनिक दिया। जैसे वैक्सीन भी बनाई सबसे पहले तो क्या नाम दिया था, स्पुतनिक दिया था, है ना। अभी कोविड में बनाई थी ना सबसे पहले वैक्सीन, किसने बनाई, रशिया ने। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन उसका नाम दिया था क्या, स्पुतनिक। तो रशिया का जो अगर कोई आदमी स्पेस में जाता है तो उसको एस्ट्रोनट ना बोल के क्या बोलते हैं कॉस्मोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसराइल की बात करें तो इसराइल का क्या है, इसराइल स्पेस एजेंसी, ठीक है, आईएसए, ठीक है। और चाइना का क्या है, टीएनएसए, क्या है, टीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, चाइना। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया, देखिए इसका नाम है वू फी, ठीक है। कभी नाम नहीं पूछेगा, 32 साल की है और ये चाइना की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट हो गई हैं जो कहाँ इंटर करेंगे, स्पेस में इंटर करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से पढ़िए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, दे दो भाई चाबी उसको। तो बोलना चाहिए, तुम ऐसे देख रहे हो, मुझे क्या क्या हो गया, बताइए। वेस्टर्न श्योर, देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज नेम त्रिशूल। अभी त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। त्रिशूल कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें तीनों आर्म फोर्सेस आपस में मतलब एक्सरसाइज करती है कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, है ना। अगर कोई ऐसी कैलामिटी आती है तो हम मिलके क्या कर सकें, लड़ सकें। देखिए प्रेजेंट टाइम के जो वॉरफेयर है, अब वो जमाना गया कि घोड़े पे जाते थे तलवार से लड़ते थे या टैंक लेके जाते थे टैंक से लड़ते थे, अब नहीं। आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहेंगे, हम सिर्फ ऊपर से आके मारेंगे, मतलब एयरफोर्स का टाइम है ना। अभी इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इसराइल और ईरान का, तो क्या ईरान वाले घोड़े पे सवार होके गए थे क्या लड़ने, या टैंक लेके गए थे, नहीं। ईरान और इसराइल के बीच में काफी डिस्टेंस है ना। लेकिन हो क्या रहता है, ये इधर से मिसाइल मार रहे थे, वो उधर से मिसाइल मार रहे थे। तो टुडे इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हाँ, है ना। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है आप जीत जाएंगे, और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसराइल कितना बड़ा है, जितना बड़ा हमारा इलाहाबाद है उतना ही बड़ा होगा, या सब मान लो इलाहाबाद से थोड़ा बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है इसराइल। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, तो वो पूरा मतलब हर देश से घिरा हुआ लेकिन तब भी सर्वाइव कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक त्रिशूल एक्सरसाइज हुई है। अच्छा, एग्जाम में आपके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हो रही है। अब ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कंटेम्प्रोरी जो चल रही है उसको आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। बायलिटरल और मल्टीलिटरल एक्सरसाइज जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें तो ये त्रिशूल एक्सरसाइज हुई है, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे हुई है। कहाँ पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे। और ये वेस्टर्न बॉर्डर में कहाँ से कहाँ तक हुई है, थार डेजर्ट से शुरू हुई है। कहाँ से, थार डेजर्ट जो आपका राजस्थान में पड़ता है, थार डेजर्ट मतलब राजस्थान से लेकर के, इसके अलावा गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सर क्रीक, सर क्रीक। ये सर क्रीक क्या है, एक कंटेंशियस पॉइंट है, किसके बीच में कंटेंशन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सर क्रीक, इसके अलावा ये सर क्रीक से लेकर के कहां तक, अरेबियन सी, यहां तक ये पूरा डेजर्ट, ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। तो ये कहां पे हो रही है, वेस्टर्न पार्ट पे हो रही है, ठीक है। चला जाए आगे, ठीक। यही ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखा है, प्राइमरी गोल इज टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी एंड मल्टी डोमेन वारफेयर कैपेबिलिटीज बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। चलो, यही थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज के नाम भी दे दिए हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इसके अलावा शक्ति देखे तो इंडिया और फ्रांस, इंडिया फ्रांस के बीच में शक्ति होती है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, चंगेज खां कहाँ के थे, मंगोलिया। आधी दुनिया खत्म कर दी थी चंगेज खान ने। सूर्य किरण किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में है। गरुणा शक्ति किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया, ये अभी लाइमलाइट में है, गरुणा शक्ति अभी लाइमलाइट में है, ठीक है। अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, आगे हो सकता है क्वेश्चन मैंने लिखे भी हूँ। करुणा शक्ति जो है अभी अक्टूबर में इसकी एक्सरसाइज का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। संप्रीति इंडिया और
बांग्लादेश के बीच में मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में, धर्म गार्जियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जापान के बीच में होती है धर्म गार्जियन, ठीक है। इसके अलावा देखें वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, मैत्री मतलब होता है दोस्त, ठीक। अल नगा इंडिया और ओमान, साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और इजिप्ट, ठीक है। साइक्लोन से क्वेश्चन आए। ये तो बाइलेटरल है, दो देशों के बीच में। मल्टीलेटरल की बात करें तो मालाबार, मालाबार में जो क्वाड के जो देश है, क्वाड के बीच में होता है। क्वाड में कितने देश हैं, कौन कौन से हैं? इंडिया, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार मतलब कौन सा कोस्ट? केरला। केरला के पास जो कोस्ट है उसको मालाबार कहते हैं ना। कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? कौन से स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसे कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। नदन सिरकार किधर पड़ता है? नहीं पढ़ा अभी आप लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल से ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ी ना, छोड़ो फिर। मालाबार कोस्ट केरला में पड़ता है, बताएंगे आपको आगे चल के। कोबरा गोल्ड ये कहाँ पड़ता है? ये एशिया पैसिफिक कंट्री। एशिया पैसिफिक कौन सा रीजन पड़ता है? हाँ, साउथ चाइना सी के आसपास वाला जो इलाका है उसी को क्या बोलते हैं? एशिया, एशिया पैसिफिक, ठीक है। मतलब पैसिफिक जो ओशन है वो एशिया वाला जो रीजन है वहां पे। रिमपैक बात करें तो ये 25 नेशन इसमें आते हैं। अब 25 का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद IBSAMR, ये कौन सी है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। एक्सरसाइज सी विजिल, इंडियाज एंटायर कोस्ट लाइन, मतलब इंडिया की जितनी भी कोस्ट लाइन है। उसके अलावा, इसके अलावा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज सी विजिल। विजिल का मतलब होता है मतलब कायदे से उसकी देख रेख करना, पेट्रोलिंग करना, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी कंटेम्प्रोरी जो रहेगी वो अभी, जैसे गणना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये साइक्लोन इंपॉर्टेंट है, ये सब भी चल रही है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से पढ़िए। हाँ, बालाजी? नहीं, बालाजी नहीं है। बालाजी तो मिनिस्टर बन गए हैं आजकल तमिलनाडु गवर्नमेंट में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, विश्वजीत सहाय, ठीक है। अच्छा, ये डिफेंस अकाउंट क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट क्या है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? CGDA होता है भाई। CGDA क्या होता है ये, थोड़ा इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, ऑडिट करते हैं, ये क्या करते हैं? डिफेंस, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी आर्मी पर्सनल हैं, इसके अलावा जितने भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको उनकी पेंशन मिल रही है, उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है, इन सारी चीज़ों का जो ऑडिट करते हैं वो कौन करते हैं? यही करते हैं। और इनको अभी बनाया गया है विश्वजीत सहाय। ये एक IAS ऑफिसर ही होता है, ठीक है। IAS से आपको जो बहुत सारे कैडर मिलते हैं ना, उसमें से एक पोजीशन ये भी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करते हैं। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये भी आपकी उसकी PIB की रिपोर्ट है, देखिए, ये देखिए, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। ये डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अभी इनको जो थे विश्वजीत सहाय, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सामिया सुलूहू हसन, ये अभी प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की? पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी है उस देश की है। हाँ, नाइजीरिया तो ऑप्शन ही में नहीं है। नाइजर है? नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D है, जिसका नाम है तंजानिया। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? है ना, ब्लर दिख रहा है क्या? अच्छा, मुझे पास की वजह से ब्लर दिख रहा है। तंजानिया, और ये तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं। कैसी हैं? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, ठीक है। तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। और ये इंडियन ओरिजिन की हैं, ये इंडियन ओरिजिन की हैं। चाड, माली और नाइजर। आप एक काम करिएगा, इन सब की कैपिटल भी लिख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं
तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये बताइए IEPFA और सेबी, सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर बात करते हैं। चलिए पढ़िए। पढ़ लिया? देखो ये IEPFA का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कुछ समझते हैं? जैसे अभी पीडब्ल्यू का शेयर आया था, पीडब्ल्यू का IPO आया था, जिसने लिया पहले दिन तो प्रॉफिट मिला लगभग 40%। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं? आजकल साइंस पढ़ रहे हैं कि नहीं? जो साइंस, हाँ, जो बायो आपको पढ़ा रहे हैं सर, ही इज़ अ मास्टर ऑफ शेयर मार्केट। हाँ, ही इज़ अ मास्टर ऑफ शेयर मार्केट, वो शेयर मार्केट के एकदम उस्ताद हैं। तो अभी उन्होंने IPO भी लिया था और उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, बोलिएगा नहीं हमने बताया, ठीक है। तो हाँ, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, हम दोनों कुलीग रह चुके हैं पहले भी। तो ये होता क्या है कि शेयर मार्केट में अक्सर होता है, अगर आप नहीं जानते तो आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, है ना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो शेयर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी टाटा कंपनी का शेयर खरीदा, मेरे पास 10% शेयर हैं टाटा के, और टाटा ने उस साल करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में से 1% हमको भी तो देगा, क्योंकि हमने भी तो कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो उसका 10%, जितने परसेंट मेरे पास शेयर उतना परसेंट मेरे को पैसा मिलेगा। दैट अमाउंट इज नोन एज डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपको साल के एंड में जब उसकी ऑडिटिंग होती है तो आपको उसी प्रॉफिट का जितने परसेंट शेयर है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज डिविडेंड। वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो ब्याज नहीं है कि आपने पैसा दिया तो आपको ब्याज मिल रहा है, कंपनी आपको ब्याज दे रही है, नहीं। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। इससे फॉर्म में दिया जाता है, डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर कभी ये डिविडेंड वगैरह को लेके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, दैट इज नोन एज सेबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया है 1988 में, इन 1988। इट वाज सेट अप इन 1988, बट मतलब बन तो गई तो 1988 में, काम भी करने लगी थी, लेकिन इसका जो एक्ट पास हुआ है उसको बोलते हैं सेबी एक्ट। ये एक एक्ट के अंदर बनाई गई है, पास हुआ 1992 में। तो द सेबी एक्ट वाज पास इन 1992 बट इट वाज सेट अप इन 1988। 1988 में बन गई थी, एंड इट आल्सो फंक्शन, इट स्टार्ट फंक्शनिंग इन 1988, बट द एक्ट वाज पास इन 1992। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के जरिए बनता है तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैटूटरी बॉडी बोलते हैं। एक्चुअली में जो एक्ट होता है, एक्ट का एक नाम और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटूट। क्या बोलते हैं? स्टैटूट। मतलब स्टैटूट बोलते हैं, यहीं से एक वर्ड आ गया स्टैटूटरी। जैसे लेजिस्लेशन होता है ना, लॉ बनाना, तो जो लॉ बनते हैं या जो एक्ट पास होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटूट। और स्टैटूट या एक्ट के जरिए किसी बॉडी को जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैटूटरी बॉडी। एंड सेबी इज एन स्टैटूटरी बॉडी, और इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट की निगरानी करना, बस। बाकी बैंक क्या कर रहे हैं उससे इसको लेना देना नहीं है। बैंक को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। वो आरबीआई का काम है, आरबीआई कर रहा है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के काम अलग अलग है। तो सेबी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना है। तो सेबी ने और इन्होंने IEPFA, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी शेयर मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट होंगे या इन्वेस्टर का लॉस ना हो, इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इनके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। और वो एग्रीमेंट कहाँ साइन किया गया है? अमृतसर के अंदर। कहाँ साइन किया गया है? अमृतसर के अंदर। एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ना होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, सिर्फ टिक लगा के आगे बढ़ने वाला काम नहीं है। अगर टिक लगा के आगे बढ़ने तो आप हमारे पास क्यों आते हैं? तो घर पे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो बीच बीच में मिलेंगी उसको आपको ऐड करना, उसको अलग से आपको समझना है,
ठीक है, ये बड़ा मैटर। हाँ हाँ रुक। देखो होता क्या है, शेयर मार्केट में हम लोग क्यों आते हैं? जैसे अगर किसी कंपनी को, जैसे मान लो मैंने एक कोई एक्स नाम की कंपनी खोली, अब मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो मुझे पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई बिजनेस होता है? नहीं। अब मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसा लेने के लिए दो ऑप्शन है। पहला, या तो मैं किसी बैंक में जाऊँ और लोन ले लूँ, लेकिन अगर मैं लोन लूंगा तो मुझे वापस भी करना पड़ेगा, और इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, बैंक को इससे लेना देना नहीं है। अगर आप कहीं से डेट लेते हैं तो डेट में आपको इन रिटर्न क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको उसको चुकाना भी रहता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ऐसे कह दूं कि भाई तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे मिलके तो आप भी हमसे प्रॉफिट कमाइएगा, और अगर लॉस कमाएंगे तो आप भी लॉस झेलना, हम भी लॉस झेलेंगे। सॉरी। इसको कहते हैं शेयर्स। हमने अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर दिया कि भाई तुम भी आगे हिस्सेदारी ले लो। इससे क्या होगा, हमारे पास बर्डन नहीं रहेगा, हमारे ऊपर वो बोझ नहीं रहेगा कि हमको वापस करना है। और हर बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करती है, क्योंकि उसको मार्केट से पैसा उठाना है। इससे लायबिलिटी नहीं रहती। अगर प्रॉफिट कमाएगी पीडब्ल्यू, सबका प्रॉफिट। लॉस कमाएगी, लॉस में। पहले दिन 140 145 तक गया, अब घट गया 129 29 में चल रहा है अभी। ठीक है, फिर बढ़ गया। वो तो बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है, हाँ बताइए आप। मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता, मार्केट की निगरानी करता है। क्या? वो तो एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी भी देख रेख यही करता है, सेबी। मतलब ये दो अलग चीज़ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक स्टॉक एक्सचेंज है। दो अलग, तुमको केला और सेब सेम क्यों नहीं है? तो दो अलग अलग फल है ना। ये अलग, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे वो वहां पे जाके हम सामान को बेचते हैं, अब वो दूर से खड़ा आपको देख रहा है कि आप सामान सही बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अथॉरिटी है, वो एक प्लेटफॉर्म है बस। ठीक है। और बताए, और कोई क्वेश्चन? चला जाए आगे। तो ये कहाँ पे साइन किया गया है? अमृतसर के अंदर। यही यहाँ पे लिखा है, ये भी पीआईबी की रिपोर्ट है। आइए आगे, क्वेश्चन कह रहा है आप 4000 ईयर ओल्ड, पढ़ लो इसको जल्दी से। हिस्ट्री में कभी ना कभी जिंदगी में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़े थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसका जो ट्रेड था वो अपनी कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन के साथ होता था। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन है? मैसोपोटामिया। उसके बाद इजिप्शियन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज द सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जिसमें हम लोग मम्मी को पढ़ते थे। पिरामिड वो लोग बनाते, सोचो उस जमाने में इतने बेहतरीन पिरामिड्स बनाए। उसके बाद तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? इंडस वैली है। उसके बाद चौथी चाइनीज है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते थे तो वहां पे एक वर्ड आता है, एक नाम आता था दिलमुन। दिलमुन के साथ भी हमारे ट्रेड होते थे। दिलमुन के साथ हमारे क्या होता था? ट्रेड होता था। प्रेजेंट टाइम में दिलमुन कौन सा देश है? बहरैन। क्या है? बहरैन। बहरैन को ही हम लोग दिलमुन बोलते हैं। ये बहरैन है। बहरैन के साथ हमारे ट्रेड होते थे, और हमारी सील वगैरह वहाँ बहरैन में मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील बनती थी ना। सील है, पॉटरी है, टेराकोटा है। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, है ना, बहुत सारे बनते थे। और हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, सैनिटाइजेशन उनका दुनिया में सबसे बेहतरीन था। पक्की ईंटें बनाते थे, पक्की ईंट की वो लोग नाली बनाते थे। उसके अलावा सोक पिंक बनाते थे, उसके बाद ढकते थे। सोचिए हम लोग आज 21st सेंचुरी में, हम लोग सिविलाइज, हमारे नालियाँ खुली होती हैं, उनके यहाँ नालियाँ ढकी होती थी। इसके अलावा वो सोक पिट बनाते थे, जिससे जैसे नाली रहती है, नाली के बीच में ऐसे गड्ढा बनाते हैं, तो कप कूड़ा आता है तो उसी के अंदर रह जाता है, तो पानी निकल जाता था। है ना, सोचिए उस जमाने वो लोग बनाते थे। इसके अलावा कच्चे ईंट के वो लोग मकान बनाते थे। ठीक है। और कभी भी उन लोगों के जो नीचे का जो रूम होता था, जो ग्राउंड फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर पे कभी खिड़की वो लोग नहीं बनाते थे कि आप बाहर से जाता हुआ आदमी डायरेक्ट अंदर तक देख ले घर के। ऐसे नहीं, घर ऐसे होते थे, फिर उसके बाद एल शेप में आता था। मतलब आप एंट्रेंस जाएंगे फिर ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कभी डायरेक्ट अंदर का नहीं दिखता था। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत फैशनेबल थे। जब वहाँ पे ग्रेव्स निकाली गई, जो क्या नाम है, कब्रें थी, कब्रें निकाली गई, तो उसके अंदर देखा गया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जब बरी किए गए, जो उनको दफनाया गया, तो कोई किसी के पास मिरर है, कोई कंघा लेके मर रहा है, कोई जो जो उनके पास वो थे, ठीक है, कोई नेकलेस पहना हुआ है, ठीक है, स्केलेटन में। तो इससे पता चला कि वहाँ के लोगों में फैशन सेंस बहुत तगड़ा था।
17 तरीके के वो बाल झाड़ते थे, 17 फॉर्म के, 70 तरीके के उनके पास हेयर स्टाइल थे, ठीक है। इसके अलावा बीट्स बनाते थे, मन का, है ना, बीट्स बनाते थे, वो उनकी ज्वेलरीज होती थी। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा मतलब और भी बहुत ज़्यादा वो डेवलप थे, उनके पास मेजरमेंट का तरीका बहुत अच्छा था, ठीक है, बाकायदा उनके पास स्केलिंग थी, है ना। बस हम उनकी अभी तक लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब पिक्चर्स में है। अगर वो क्यूनिफॉर्म होता है, अक्षर होते, तो हम पढ़ लेते, लेकिन अभी तक वो हमको उसको पढ़ नहीं पाए। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में और अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में एक फ़र्क है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टेम्पल्स नहीं मिलते, मूर्ति नहीं मिलती, ठीक है, और कोई मंदिर नहीं मिलते, ठीक। लेकिन सॉरी, मूर्ति मिलती है लेकिन मंदिर नहीं मिलते। मूर्ति तो मिली थी, क्या नाम है, पशुपति सील मिली है, तो मूर्ति है, बट मंदिर नहीं थे, ठीक है। गैदरिंग के लिए उन लोगों ने मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ बनाया हुआ था, एक बड़ा सा एक बाथ बनाया था, उसी में जाके सब लोग इकट्ठा होते थे। ऐसा माना जाता है कि वो किसी रिलीजियस गैदरिंग के लिए होता था, सब लोग मिलके नहाते थे, ठीक है। अब पता नहीं था कि नहीं, ऐसा एजम्पशन है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी एक बहुत पुरानी, अगर उसमें आपने देखा होगा तो वो सीन को दिखाया भी गया है, पूजा हो हेकड़े नीचे उतरती हैं, है ना। तो बहरैन को ही हम लोग दिलमुन कहते हैं, तो दिलमुन की एक बहुत पुरानी जो अभी ब्रॉन्ज एज की आपको एक टेम्पल मिला है, वो कहाँ मिला है, वो कुवैत में मिला है। कहाँ मिला है? कुवैत में, छोटा सा देश है कुवैत, वहीं मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, यही लिखा है यहाँ पे, पैलका आइलैंड, कुवैत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जल्दी से बताइए। हाँ, सेकंड, अच्छा, कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, नहीं समझ में आ रहा, आंख बंद करके लगा दो नरेंद्र मोदी, कहीं कुछ हो ना हो, ये साहब जरूर रहेंगे, है ना। वैसे अगर नहीं आ रहा है, वैसे आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ लीजिए, ज़्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं ये, तो नरेंद्र मोदी साहब ही किए होंगे। जैसे अगर कहीं पोजीशन आए कि बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नहीं दिमाग में आ रहा है, अगर ऑप्शन में न्यू दिल्ली दिया है तो आपको क्या करना है, न्यू दिल्ली लगाना है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल है, मैक्सिमम हमको यही मिलेगा, है ना। ये तुक्का लगाने का तरीका है ना। नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसा ना ही किया जाए तो बेहतर है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो गई, डू एंड डाई, करो या मरो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी ने ही क्या किया है, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। अच्छा, अमित शाह साहब कौन सा मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ये भी हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब क्या होता है, ठीक। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आपको पता ही क्या है, ठीक है। मनसुख मांडव्य क्या है, क्या है, हाँ, मिनिस्टर ऑफ लेबर, ये मिनिस्टर ऑफ लेबर है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यही लिखा है यहाँ पे, देख लेना एक बार। आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्रोजेक्ट अरु नानक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विच मार्क इट्स 18th रेजिंग राइजिंग डे रीसेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर। अब देखो, अरु नानक एक वो था, प्रोजेक्ट था, इसको स्टार्ट किया था बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इसका काम क्या था, मोटो क्या था, थोड़ा समझ लीजिए। इसका काम सिंपल से था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक माउंटेनियस रीजन है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस रीजन भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं चाइना वाले कि ये पूरा मेरा है ना। जैसे आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी एक आईएएस की जो वो होती है, पर वो क्या नाम है, कैडर होता है पूरा, जो बैच होती है, तो आईएएस की बैच को जब 4th महीने में पहुंचते हैं, चौथे महीने में जब उनकी ट्रेनिंग पहुंचती है, तो उनको पूरा भारत दर्शन कराया जाता है। इसके अलावा उनको फॉरेन में भेजा जाता है, ठीक है, कि क्योंकि आप जब देखेंगे पूरा इंडिया तभी तो आपको समझ में आएगा। हम लोग तो सिर्फ इलाहाबाद में बैठे हैं, बाकी आप देखिए पूरी हिंदुस्तान कितना बड़ा है,
कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को घुमाया जाता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सबको घुमाया जाता है। तो उसमें से जितने भी आईएएस ऑफिसर थे सबको भेजा गया, भाई अब चाइना जाना है। तो उसमें दो ऑफिसर ऐसे थे जो अरुणाचल प्रदेश से आते थे। तो जब वहाँ पे अप्लाई किया गया वीज़ा के लिए तो सबका वीज़ा आया, सिर्फ दो लोगों का वीज़ा ही नहीं आया। तो फिर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कांटेक्ट किया कि भाई दो ऑफिसर हमारे और हैं, इनका क्यों वीज़ा नहीं भेजा। तो वहाँ के फॉरेन ऑफिसर का मतलब जो रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का ही हिस्सा है, इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे आ जाएं। तो इंडिया ने कहा कि हम किसी को नहीं भेजेंगे फिर। तो वो प्लान ही नहीं हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश को वो लोग कहते हैं कि वो पूरा उन्हीं का है, चाइना के ही हैं। तो ये कंटेंशियस रीजन है, इसलिए वहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत होती है। आप कभी अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो हम और आप अरुणाचल प्रदेश में इंटर नहीं हो सकते, वहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है हमारे और आपके लिए भी। हम और आप अरुणाचल प्रदेश में इंटर नहीं हो सकते, जैसे ही बॉर्डर पहुंचेंगे आपसे पूछा जाएगा, जैसे बाहर देशों में वीज़ा लगता है ना, वैसे वहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है। उसमें लिखा जाता है कि इतने दिन के लिए आप आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्या करने के लिए आ रहे हैं, और कितने दिन रहेंगे, कब जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे, सब कुछ वहाँ पे रहता है। ठीक है, लाइक अब पासपोर्ट और वीज़ा की तरह होता है, उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। और वो इनर लाइन परमिट अगर आपके पास नहीं है तो आपको तुरंत डिटेन कर देंगे, निकाल के बाहर कर देंगे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश बहुत कंटेंशियस रीजन है, वहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अगर खुला छोड़ देते ना, तो हमारे यहाँ से यूपी बिहार वाले लोग जा जाके वहाँ बच जाते और वहाँ के लोग ही अल्पसंख्यक हो जाते, और हम लोग जा जाके वहाँ आबादी बढ़ जाती हमारी। ऐसा है भी। दूसरे लोग हम ये महाराष्ट्र वाले हम लोग से इतना क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ गए, हम लोग मेहनती हैं, हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, है ना। महाराष्ट्र के लोग देखते हैं कि बताओ ये यूपी से आए और ये बिहार से आए, यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस किया, हम गरीब के गरीब रह गए। तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा जेलेसी होती है, और ये ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए तो कहते हैं महाराष्ट्र किसके लिए, आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा। अब यूपी वाला बंदा कैसे मराठी सीखे, है ना। अब सीख ही रहे हैं, क्या करें, अब रहना है वहाँ सीखेंगे ही, थोड़ी बहुत टूटी फूटी, है ना। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर, इसको हम बदल नहीं सकते। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी यही कंडीशन है, और अरुणाचल प्रदेश बड़ा माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे हमेशा पेट्रोलिंग के लिए आर्मी पर्सनल रहते हैं। तो इस प्रोग्राम को चलाया गया था अरुण नानक को कि यहाँ से जो आर्मी पर्सनल है उनके बीच में कनेक्टिविटी स्मूथ हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से साल के 6 महीने पूरे इंडिया से कटा रहता है। ठीक है, जब ये सर्दी आती है तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे अगर हल्का से भी कोई इंट्रूजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये रास्ता कट जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जाना। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था अरुण नानक। इसको किसने चलाया था, बीआरओ ने चलाया था। अब ये क्वेश्चन पूछा, ये कब चलाया गया था, सन 2008 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, सन 2008 में। ठीक है, बीआरओ समझते हैं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है ये बीआरओ, कहाँ, इलाहाबाद की रोड बनाएगा, तो फिर सिर्फ बॉर्डर की रोड बनाता है। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक, चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, 19 जल्दी बताइए, जल्दी से पढ़िए। दो स्टेटमेंट है, आपको बताता है इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ लिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर द या फॉर ऑफ इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सोहरा क्या है, सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है, सोहरा एक जगह का नाम है। ठीक है, मेघालय में एक शहर पड़ता है चेरापूंजी, है ना। चेरापूंजी के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है सोहरा। ये आजकल बड़ा लाइमलाइट में आया था, जानते हैं क्यों, अभी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक कपल था, हनीमून मनाने गया था चेरापूंजी, वहां पे लड़की ने लड़के को बंधा दिया था नीचे। क्या नाम था उस लड़की का, सोनम, राइट, सोनम था ना, क्या नाम था, सोनम और राजा, वेरी गुड, राजा भाई साहब, राजा का बज गया बाजा। और ये बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है चेरापूंजी, मेघालय बड़ा खूबसूरत है। चेरापूंजी की नदियां इतनी साफ हैं कि आप नाव ऐसे बहती है, नाव चलती है तो लगता है शीशे के ऊपर चल रही है, इतना साफ पानी है, और बड़ा बढ़िया व्यू है वहाँ पे, और टूरिस्ट हब है। अब ये इंसिडेंट हो गया, बताइए आपको जाएगा, किसी को, सबको अपनी जान प्यारी है, नई नई शादी होती, क्या भरोसा कब दिमाग फिर जाए। हाँ भाई, और क्या, अरेंज मैरिज में तो और खतरा रहता है। आप जानते ही नहीं ज़्यादा, पता चले आप गए सोते सोते रह गए, ठीक है, कुछ पिला खिला दिया पिला दिया,
मजाक कर रहे हैं, इतना डरिए नहीं, आराम से करिएगा, ठीक है। तो सोरा जो है, सोरा कहाँ है, ये मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में। तो मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ टूरिस्ट हब, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसका जो फाउंडेशन है किसने रखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं रखा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये अमृत स्कीम के अंदर नहीं आया। अमृत स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मतलब फिर से उसको बेहतर करना, जवान करना। रिजुविनेशन ऑफ अर्बन, ये गलत लिखा है। अमृत का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, मतलब अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को और अच्छा करना, शहरों को और बेहतर बनाना। इलाहाबाद के अंदर जो ये महाकुंभ के अंदर भी आपको इतना सारा डेवलपमेंट दिखा गया, तो अर्बन सेंटर्स को और अच्छा बनाना, इसके अंदर ये स्कीम को चलाया गया था। सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर्स की बात करता है ये, बस याद रखिएगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बात करता है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये स्कीम चलाई गई थी सन 2015 में, और ये अभी भी चल रही है 3.0 के नाम से। मतलब इस सक्सेसफुल स्कीम थी, तो इसको और रन कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही रखा गया अटल मिशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसको इसके अंदर इसको किया गया, तो ये आंसर है नहीं। इसको अंदर अटल मिशन के अंदर इसको सेटअप नहीं किया गया, इसको दूसरे मिशन के अंदर किया गया। कौन सा मिशन है, देखो इधर ये लिखा है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इस स्कीम के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। और 233 करोड़, कहाँ लिखा होगा देखो, 233 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। कितने का है, 233 करोड़ का, 233 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। याद रहेगा, बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या। बिल्कुल पूछेगा, अभी आगे, अभी कहाँ बजट पूछेगा अब आपको 26 में पेपर देना है ना। तो अब 26 में पूछा है, तो जब आपका 26 में बजट आएगा वो उससे पूछेगा, अब ये बजट नहीं पूछेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी क्वेश्चन आते हैं आगे, ठीक। लेकिन आपको याद रखिएगा, बजट से क्वेश्चन आपका, जैसे आप 26 में क्वेश्चन जा रहे हो देने पेपर, तो 26 का जो बजट आएगा उसी से क्वेश्चन आएगा। 25 के बजट में जो स्कीम आए उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ हाँ, अच्छा बजट, वो मुझे लगा वो फाइनेंस बजट। हाँ हाँ, ये आ जाता है, नंबर आ जाते हैं, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, 233 करोड़। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग ने देखा नहीं है, अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जाके आज सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। हफ्ते हफ्ते में क्लास चलेगी, संडे संडे को क्लास, तो बहुत ज़्यादा मैं 2 घंटे में आपके लगभग 40 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे ऐसे ही एक्सप्लेन करते करते आपको बहुत सारा मैटर हो जाएगा। और आप लगभग जब 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 आप पेपर देने जाएंगे, आपके पास बहुत सफिशिएंट मैटर होगा, बस इसी को आप पढ़ते रहिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। आतिफ धोखा नहीं देगा। मेरा नाम आतिफ है, ठीक है, बताया था, नहीं बताया, चलिए पढ़िए। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रही है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दो तरीके की होती है, कोई बता सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दो तरीके की होती है, कौन कौन सी। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एक होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। दोनों में फर्क पता है। हाँ, और दूसरी प्लूटो के साथ, दूसरी किसके साथ घूमती है। जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ में यहाँ पे जो एक्सिस होती है, लैटिट्यूड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जब भी किसी भी सैटेलाइट को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करें कि वो अर्थ की लगभग कितना 36,000 किलोमीटर की हाइट पे इक्वेटर के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट किया जाए, और वो अर्थ के टाइम पीरियड के साथ, उसका भी टाइम पीरियड है 24 घंटे में, अगर कंप्लीट कर रही है तो वो भी 24 घंटे में ही कंप्लीट करेगी। मतलब जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में किया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है, ठीक है। और दूसरी होती है सिंक्रोन, जियो सिंक्रोनस, इसको क्या बोलते हैं, जियो जियो स्टेशनरी। और दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस। नाउ व्हाट इज जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस को ऐसे किया जाता है, ये ऐसे, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्थ और उधर साउथ में दोनों को लेना है, तो हम क्या करते हैं, जियो से, इसका भी टाइम पीरियड सेम होता है। कभी ऐसे स्टेटमेंट बना क्या है कि जियो स्टेशन है, जियो सिंक्रोनस बोथ हैव डिफरेंट टाइम पीरियड, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, और दोनों कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही होती है, बस दोनों की ऑर्बिट अलग होती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है कि ये G-SAT 7R, इसको
इंडिया ने इस लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया सैटेलाइट को 1 नवंबर सन 2025 को। एक स्टेटमेंट ये दिया गया, दूसरा क्या गया, इट इज डिजाइन टू बूस्ट स्पेस कम्युनिकेशन एंड मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम का मतलब होता है सी लेवल, मतलब सी वगैरह के बारे में जब बात करते हो मैरीटाइम होता है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है, इसीलिए डेवलप किया गया है। दूसरा जो ये इसरो ने किया है, लेकिन 1 नवंबर को नहीं किया है, 2 नवंबर को किया है। तो इसको अगर हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया। देखिए ऐसे ऐसे माइन्यूट से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम देखें सब कुछ कर लें डेट ना देखें तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आई बस 1 में यहाँ तक कोई दिक्कत तो है। तो अभी 20 क्वेश्चन और हैं आगे, लेकिन आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास जब होगी तब। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है। देखिए अगर सर से बात होती है, अगर कल होगी, कल शायद मेरे यहाँ यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह है, तो आई एम नॉट श्योर। अगर होगा तो भी बात कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर संडे को पढ़ लेंगे। हाँ देखिए अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं खुद नया हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सर से बात करनी पड़ेगी, जब भी क्लास होगी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आप आ जाइएगा। ये पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। नहीं, आई विल डील ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आई डोंट नो। हाँ आफ्टर साइंस बहुत ज़्यादा होगा, 50 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितने घंटे की क्लास होती है यहाँ पे। 1 घंटे की क्लास में मुझे 70 लेक्चर की ज़रूरत पड़ती थी। अब आप अच्छा एक चीज़ मुझे और बताओ, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, मैं लिख के भी पढ़ाता हूँ और पीडीएफ से भी पढ़ाता हूँ, आपको जैसे सूटेबल है। लिख के, चलो फिर लिख के पढ़ेंगे, फिर लिख के पढ़ाएंगे तो 50-55 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी ज्योग्राफी, अगर 1.5 घंटे की क्लास होगी तो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू सो मच। वो सेव हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं।